नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्री काल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा हटके का एक और एपिसोड। मेरे साथ हैं विजय सोनवने, वरिष्ठ राजनीतिक सामाजिक विश्लेषक। महाराष्ट्र से आते हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे, थोड़ा महाराष्ट्र को बिहार से जोड़ेंगे। कनेक्शन ऐसे महाराष्ट्र का बिहार से ठीक ठाक रहा है, खूब खूब रहा है। मराठे इधर आते रहे कई बार, और पेशवाओं के दौर में भी मराठे इधर आए। बिहार, बंगाल। बहुत पहले बुद्ध का कनेक्शन और बाद के जो बुद्ध का कनेक्शन है वो जाकर के जुड़ जाता है नव बौद्धों के साथ, बाबा साहब के आंदोलन के साथ। मैं अक्सर कहता हूं कि मैं जहां से आता हूं, जहां पैदा हुआ और जहां शिक्षा ग्रहण की, वो जो है एक तार में जुड़ा हुआ है, गया और नागपुर। बहुत सारे रिश्ते। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि महाराष्ट्र में जहां आजादी के बाद एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए शिवसेना के जरिए, मनोहर जोशी। हालांकि वो एक ऐसी सत्ता नहीं बना पाए जैसी बाद में 2014 में देवेंद्र फडणवीस के आने के बाद, और जो प्रक्रिया शुरू हुई उसका समापन 2024 में हुआ, पूरे फुल फ्लेजेड फॉर्म में। हालांकि सरकार में जो अभी महाराष्ट्र सरकार है उस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, दो दो उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों मराठे हैं। इसके बावजूद बीजेपी जब चाहे तब अपनी पूरी ताकत के साथ वहां सरकार बना सकती है। तो जो वहां देवेंद्र फडणवीस आए हैं और उसके बाद जो वहां के सामाजिक ताने बाने का जो संघर्ष शुरू है, वहां जो नागपुर में जो दंगा का जो प्रसंग बना, वहां लगातार कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स उभर रहे हैं। वहां अंबेडकरी आंदोलनों को हाशिए पर डालने की कोशिश हो रही है। वहां अंबेडकरी आकांक्षाओं को हाशिए पर डालने की कोशिश हो रही है। वो सब, उन सब का सूत्र जाकर के ब्राह्मण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ जोड़ता है। और संजोग से वो भी नागपुर से, उनकी भी कर्मभूमि नागपुर है। एक स्टोरी मैंने की थी 2014 में, आओ ब्राह्मण हम ढोएंगे पालकी। हालांकि वो नितिन गडकरी के लिए की थी। हम ढोएंगे पालकी मतलब बहुजन। हमारा वो व्यंग था, शीर्षक था आओ ब्राह्मण हम ढोएंगे पालकी, क्योंकि हमें लग रहा था चुनाव के पहले कि इस बार गडकरी साहब को और बहुजन, क्योंकि वहां से कोमटी समुदाय से आने वाले एक सांसद हुआ करते थे जो जिन्हें गडकरी साहब ने 2014 में हराया। लेकिन वो महाराष्ट्र की राजनीति का यथार्थ बन गया, जो हम लोग बीजेपी और आरएसएस को देखते समझते उस लिहाज से, जहां पूरी सत्ता कायदे से आती है, वहां कैसे जो चातुर्वर्ण का जो सेटअप है, ऊंची जातियों के लोगों को बैठाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और उसके इम्पैक्ट फैक्टर को हम सब जानते हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ, कैसे हुआ, देवेंद्र फडणवीस आए, कैसे जातियों में हिलोर पैदा की गई, छोटी छोटी जातियों की आकांक्षाओं को छोटे छोटे किस्म से, छोटे छोटे लाभों के जरिए, छोटे छोटे उद्योगों के जरिए, कॉर्पोरेशंस के जरिए देने की कोशिश करी गई, आपस में एक दूसरे से लड़वाया गया। लेकिन जो तंत्र था, जो वैचारिक और सांस्कृतिक तंत्र से लेकर के जो सत्ता का तंत्र है, वो देवेंद्र फडणवीस के हाथ में 2014 से 19 के बीच में, और थोड़े से अंतराल के बाद फिर से और कायदे से, ताकत से। अब सवाल ये है, बहुत से लोग डरते हैं कि जो बिहार, लगभग महाराष्ट्र और बिहार की सिमिलरिटी है, बिहार में भी जातियों का उसी तरह से गुम्फन है, उसी तरह से हिलोर है, उसी तरह का एक समुच्चय बना हुआ है। एक टेस्ट है बिहार में भी। लेकिन क्या जैसा महाराष्ट्र की पेशवाई, वैसा बिहार में भी ब्राह्मण भूमिहार राज आने वाला है? क्योंकि देखते देखते बहुत धीरे से बीजेपी काम करती है। और यहाँ मोहन भागवत ने घोषणा भी की कि दुर्भाग्य बहुत दिनों तक नहीं होता है। यह दुर्भाग्य लालू प्रसाद जी और नीतीश जी तक एक खास किस्म का इशारा मोहन भागवत का था क्या? और क्या आने वाले दिनों में आप देख रहे होंगे, गिरिराज सिंह, विजय सिन्हा, या ऐसे ही और बहुत सारे नया चेहरा भी कोई आ सकता है।
दूसरे दलों के भी प्रसंग है, तो वो सब। लेकिन सबसे पहले जो हमारे साथ विजय सोनवने सर हैं, एक बार आपका फिर से स्वागत है। और हम समझेंगे कि ये जो देवेंद्र फडणवीस परिघटना है महाराष्ट्र में, उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, क्या क्या हुआ, क्या हो रहा है, नागपुर में क्या हुआ, इन सारी बातों को समझेंगे। विजय सर एक बार फिर से सुनो। देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र बदल रहा है क्या? विजय सर। देवेंद्र फडणवीस जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और पूरी अब बने हैं। ये जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें महायुति की जो सरकार बनी, उनको जो वोट मिला उसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री दूसरी बार बने। जैसे वो उनका मुख्यमंत्री बनना और राज्य का अशांत होना ये साथ साथ हो गया कि उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों पर बहुत लोगों ने शक जताया और उसके बारे में जनता के मन में बड़ा असंतोष था और कई प्रकाश आंबेडकर जैसे राजनेता ने भी ये इसको व्यक्त किया। तो और महाराष्ट्र की जनता ने भी ये जो जनादेश थे उसको मानने से बड़े हिचकिचाए, मगर जो हुआ वो हुआ है। तो यह पार्श्वभूमि जब थी और लोग कुछ इलेक्शन कमीशन को अपना ज्ञापन देना, वहां से रिड्रेसल लेने की बात कर रहे थे, तो माहौल थोड़ा अशांत था। इन सब के बीच में अचानक आ गया परभणी का मुद्दा। परभणी में किसी ने संविधान का अपमान किया, फिर वहां के दलितों ने प्रोटेस्ट किया, उसमें दंगल हुई, उसमें कोम्बिंग ऑपरेशन के आदेश दिए गए और उस कोम्बिंग में जो दलितों की बस्तियां थी वहां से यूथ को निकालकर उनको पीटा गया। उसमें सोमनाथ सूर्यवंशी नाम के एक युवक की, जो लॉ का ग्रेजुएट था और बहुत ही उभरता हुआ पढ़ने वाला संविधान का अभ्यासक था, उसकी मौत हुई पुलिस कस्टडी में। इस बात से दलित बड़े आहत हुए। इस बात का अभी भी आया कि अभी रिपोर्ट आई है कि सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत हुई पुलिस की जो पिटाई हुई, पुलिस ने जो बेरहमी से पिटाई की उसकी वजह से हुई है। ये सब बातें आई है अभी। फिर उसके बाद बीड़ में जो हुआ था, बीड़ में संतोष देशमुख नाम के एक सरपंच जो मराठा कम्युनिटी से है, उनकी बड़ी निर्ममता से हत्या की गई। जो एक्स्ट्रा जो लोग पैसे ऐंठने वाले थे, पैसे फिरौती का काम करने वाले थे, उनकी वजह से उनकी हत्या हुई, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा अखबारों में है। और मैं कहता हूँ ये बहुत ही गंभीर बात है। ये इतनी गंभीर बात है कि मराठा समाज, जिसके आज तक मुख्यमंत्री रहे, सभी जितने भी मुख्यमंत्री रहे, कुछ एक को छोड़ के जो सत्ता की ताकत है, सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जिस कम्युनिटी से आते हैं, उस कम्युनिटी का एक सरपंच, वो ऑर्डिनरी सिटीजन भी नहीं है, वो सरपंच था, गांव का चुना हुआ सरपंच, उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की गई, बिगर मराठा लोगों ने की। तो मेरे दिमाग में यही आता है कि क्या एक दलित के जिस तरह से सरपंच संतोष देशमुख जी की हत्या की गई, वो हत्या और किसी दलित की हत्या, इसमें बड़ी सिमिलैरिटी है। और मेरा मन भय से कांप गया, क्या मराठा समाज की वल्नरेबिलिटी और दलितों की वल्नरेबिलिटी एक हो गई है? तो ये बहुत ही भयावह बात है। अगर मराठा समाज की यह वल्नरेबिलिटी है तो दलित समाज की वल्नरेबिलिटी कितनी गिर चुकी होगी। यही बात सोच के मन कांप जाता है। तो ये महाराष्ट्र की आज की परिस्थिति है जी। और भाजपा का एक सेट पैटर्न रहा, बिहार के लोगों को भी ये जानना समझना चाहिए, और वो ये कि जैसे यहाँ यादवों को आइसोलेट किया जा रहा है, वैसे ही वहां माधव, मतलब फॉर्मूले के जरिए माली, धनगर, बंजारी, यह फॉर्मूला, माली, धनगर और बंजारी, इस फॉर्मूले, और ओबीसी जातियों को
साधते हुए छोटे छोटे पिट्टी इंटरेस्ट भी कह सकते हैं उसको। लेकिन एक बात उस पर दूसरी बार आएंगे, पहली है तो उसको साधते हुए अंततः शीर्ष पर ब्राह्मण को बैठा दिया गया। ये एक पैटर्न जो मैं देख रहा हूं कि आप वही देख रहे हैं विजय सर? हाँ यही है, मगर ये अब तक तो सक्सेसफुली बीजेपी कर पाई है, संघ परिवार कर पाया है कि समरसता के नाम पर जो आधुनिक, जो संविधानिक और प्रगति पुरोगामी विचार वाले लोग हैं उनको अलग थलग किया जाए, उनको देश की संस्कृति के खिलाफ बताकर भड़काया जाए और देश और धर्म पर आधारित संस्कृति के कैंप में लाके पॉलिटिकल मेजोरिटी ली जाए। ये जो तरीका था वो अब तक सक्सेसफुल था, समरसता मॉडल सक्सेसफुल था, मगर संतोष देशमुख की केस से ये मॉडल फेल हो गया है कि जिस समरसता स्कूल से निकली हुई पार्टी बीजेपी है उसकी जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो अब बिल्कुल सामने आ गई है। संतोष देशमुख जो थे वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे और उनको जिन्होंने मारा वो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के आका भी बीजेपी से ही है, ऐसा लोग मानते हैं। तो ये समरसता का जो मॉडल था वो बिखर गया है अभी और लोगों के समझ में आ गया है कि ये समरसता जो है ये मराठा समाज एटलीस्ट उससे बाहर आ जाएगा संतोष देशमुख जी की हत्या की वजह से। जी बिल्कुल, लेकिन चालाकियां बहुत दिनों तक नहीं चलती, आप ऐसा मान रहे हैं कि उसके कारण जो है उनका फॉर्मूला डिस्टर्ब हुआ है? हाँ, क्योंकि देखिए जो लोग मराठा लोग भी है ये उसमें भी दो है, एक जो सत्यशोधक मूवमेंट से आए हुए थे और काश्तकार थे, कुणबी थे, उन्होंने मंडल और ज्योतिबा फुले की मूवमेंट और बाद में मंडल की वजह से बहुत कुछ उन्होंने हासिल किया। तो और उनको पता है कि वर्ण वर्चस्ववाद क्या होता है, उन्होंने भी शिक्षा से वंचित होना क्या हुआ उन्होंने महसूस किया है। तो उनको पता है कि जो फुले की राह पे नहीं चलते वो हमारा शोषण करते हैं, ऐसा एक मराठा समाज है जो विदर्भ और खानदेश पे है। मगर पश्चिम महाराष्ट्र का जो मराठा समाज है वो आमतौर थोड़ा कॉन्जर्वेटिव है और इसलिए वो बीजेपी की तरफ ज्यादा होता है। जो रूढ़िवादी धार्मिक आधारित संस्कृति पर जिनके आइडियल्स होते हैं वो लोग बीजेपी में है और उनका वो समरसता के नाम पर उस राजनीतिक पार्टी के साथ होते हैं। तो ये जो फूट है वो अब सामने आ जाएगी। तो जो महाराष्ट्र का पैटर्न था मैं उसको बिहार में भी होते हुए देख रहा हूं। आप आइसोलेट करते हैं एक जाति को, आपने हरियाणा में भी वही किया, जाटों को आइसोलेट करके नॉन ओबीसी बनाया, ये उनका तरीका था, उन्होंने नॉन जाट ओबीसी। तो बिहार में भी वो पैटर्न देख रहा हूं। लेकिन एक सवाल हमेशा बनेगा सर कि क्या जो दूसरा समूह है उसे भी आगे बढ़ करके जो आकांक्षाएं पैदा हुई हैं लोकतंत्र के जरिए, बाबा साहब के संविधान के जरिए, उन आकांक्षाओं को एड्रेस नहीं करना चाहिए? क्या महाराष्ट्र में भी यदि जो वहाँ का जो महाविकास अघाड़ी है वो यदि फेल हुआ तभी तो ऐसा हो पाया कि बीजेपी हावी हो गई? क्या यह खतरा बिहार में भी हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं? आपने वहां क्या देखा? जो मैं देख रहा हूं कि महाविकास अघाड़ी की कमियों ने भी महायुति को सामने लाया। सबको एड्रेस करना, गैर मराठों को, दलितों को, तमाम जातियों को, इसमें शायद चूक गए। सुन बने सर। हाँ ऐसा है, इसको फिर से मैं रिपीट करूंगा कि समरसता के नाम पर कॉन्ट्रडिक्शन मैनेज करने की एक जो हद होती है उस हद तक बीजेपी पहुंच गई है। इसके आगे जाना उनको बहुत मुश्किल है। इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन और वो उनकी कॉन्ट्रडिक्शन, फेवरेट कॉन्ट्रडिक्शन हिंदू मुस्लिम कॉन्ट्रडिक्शन होती है, इसलिए औरंगजेब को फिर से बाहर निकाला जा रहा है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो मैनेज इसका जो फायदा है वो महाविकास आघाड़ी के लोगों ने लेना चाहिए था। मगर कॉन्ट्रडिक्शन अंडरलाइन करने में कौन आगे होते हैं? अम्बेडकर आगे होते हैं। और जो संघ परिवार की राजनीति के जो पैतरे है वो समझने की सबसे ज्यादा काबिलियत मुझे लगता है आज अम्बेडकरी समाज में ही है। इसलिए अम्बेडकरी समाज को नक्सलाइट के नाम पे, अर्बन नक्सलाइट के नाम से बदनाम करना ये उन्होंने शुरू किया है। तो और दूसरी बात ऐसे कि महाविकास आघाड़ी में जो पक्ष है उसमें बेसिकली कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस यही दो मेन पक्ष थे और शिवसेना था। तो ये भी वंस ज्यादा नहीं कि बहुत
अतीत की बात नहीं कि ये लोग भी कंजर्वेटिव थे। शिवसेना और कांग्रेस इनके अच्छे रिलेशन होते थे, सत्ता के लिए इकट्ठा रहना इनकी मजबूरी थी, सत्ता में एक दोनों का साथ दिया इन्होंने हमेशा। मतलब कंजर्वेटिव जो है रिलीजियस धार्मिक संस्कृतिवाद को बढ़ावा देने में ये सब लोग है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कुछ मुखर है कुछ नहीं है, कांग्रेस मुखर नहीं है मगर है। तो ये जो बातें हैं इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रेडिक्शन मुखर नहीं हो पाती। ब्राह्मणिकल और नॉन ब्राह्मणिकल की कॉन्ट्रेडिक्शन जो है वो महाराष्ट्र में इसलिए दब गई है कि जो सो कॉल्ड अपोजिशन है, कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी, ये जो है ये उतने अम्बेडकर या संवैधानिक मूल्यों के इनके क्रेडेंशियल उतने पक्के नहीं है। ये भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में थोड़ा बहुत विश्वास करने वाले हैं। क्योंकि सीधे एग्जांपल लीजिए राष्ट्रवादी कांग्रेस, इनकी कोई राजनीतिक फिलोसॉफी है कि जिस वजह से राष्ट्रवादी कहते हैं। सोनिया गांधी को फॉरेनर कहने की वजह से ही ये राष्ट्रवादी बने हैं ना। तो जेनोफोबिया यही इनके राष्ट्रवाद का है, और हिंदू राष्ट्रवाद का बेसिस भी जेनोफोबिया है। वो बाहर से आए, मुसलमान बाहर से आए, इसलिए वो जेनोफोबिया है। ये इसलिए इनके बड़े अंदर से इनका तालमेल बहुत अच्छा होता है, इसलिए ये कॉन्ट्रेडिक्शन कभी हो नहीं पाते। बिल्कुल, तो ये है। और ये देखिए, मैं इसलिए महाराष्ट्र का आईना लेकर के बिहारियों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। विजय सोनवने सर महाराष्ट्र के लिए कह रहे हैं कि समरसता वाला मॉडल वो चूक गया है, लेकिन बिहार में फाइनल अभी सत्ता आई ही नहीं है। तो दूर का ढोल जो होता है ना, दूर का ऐसे दिखाना, गुजरात मॉडल दिखा करके आप सत्ता में मोदी जी आ गए, उसी तरीके से और कुछ एक कि हम ऐसा कर देंगे। तो अभी बिहार में बचा हुआ है, कथा बिहार में बची हुई है। उस कथा के पहले यदि आप सचेत नहीं हुए, इसलिए मैं कहानी सुनवा रहा हूं विजय सोनवने सर से, महाराष्ट्र की कहानी सुनवा रहा हूं। पटना से 1200-1300 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से ऊपर बाद में उसकी सीमा शुरू होती है, लेकिन कहानी उसका लिंक बहुत पुराने दौर से जुड़ता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सावधान, पेशवाई के क्या क्या असर होते हैं वो आप समझें, कैसे किन चालाकियों से किन तंत्रों के जरिए हावी हुआ गया, और अंततः देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस का भी थोड़ा फर्क बताइएगा, क्योंकि इससे बिहारी और समझ जाएंगे कि जब मौका मिला तो भाजपा किसका चुनाव करने वाली है। क्योंकि नितिन गडकरी के बारे में कहा जाता है कि थोड़ा सा सोशल फैब्रिक के साथ मिलकर के, कभी मुंह से उन्होंने सांप्रदायिक बातें निकाली नहीं, की होंगी तो अलग बात है, निकाली नहीं। और नितिन गडकरी को धीरे धीरे साइडलाइन करके उनके ही एक शिष्य को, फडणवीस को, जो लगातार कई बार हार्ड लाइनर अप्रोच लेते हैं, बीजेपी ने कैसे कैसे खड़ा किया। दोनों में फर्क क्या रहा है विजय सर? जो मैं देख पा रहा हूं वही आप देख रहे हैं? नितिन गडकरी जो है वो बातचीत करने में बड़े डिप्लोमेटिक है, और उनका बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है। मगर दोनों की मातृ संस्था एक है, उनके दोनों के वैल्यू एक ही होंगे। और फडणवीस साहब जो है वो एक जमाने में उन्होंने, पत्रकार उनको बड़े अभ्यासु कहते थे जब वो अपोजिशन पार्टी में थे। बाद में जब कोई बड़े पॉइंटेड क्वेश्चन उनसे पूछा जाए तो कभी कभी वो अपना आपा खो देते हैं, और खुले रूप से साम दाम दंड भेद वगैरह वगैरह की बात करते हैं। अभी औरंगजेब के इशू पर भी जो उन्होंने कुछ वक्तव्य दिए, या अभी जो उनके वक्तव्य आ रहे कि अर्बन नक्सल के बारे में वगैरह वगैरह, तो ये कि वो उनका एटीट्यूड बड़ा होस्टाइल है दलितों के खिलाफ भी। जन सुरक्षा विधेयक वो लाने वाले हैं, जिसका पर्पज है कि जनता को अर्बन नक्सल के वायलेंस से वगैरह बचाया जाए। मगर मैं पूछता हूँ, जिस तरीके से संतोष देशमुख जी की हत्या हुई है, उस तरह की कोई हत्या अर्बन नक्सल ने की है महाराष्ट्र में? क्या क्या अर्बन नक्सल का प्रकोप है महाराष्ट्र में? कौन सफर हो रहा है अर्बन नक्सल से? मुझे तो आम जनता में कोई लगता नहीं, तो ऐसा विधेयक क्यों ला रहा है? मतलब जो अम्बेडकरी जो लोग जो विरोध करेंगे, एक काल्पनिक शत्रु खड़ा हाँ, किया है बीजेपी ने सिविल सोसाइटी के खिलाफ। हाँ, मतलब जो भी संविधान की मूल्यों की बात या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करेगा, उसको दड़पशाही करके उसका मुंह बंद करने का जरिया है ये, कोई बात ही ना करे। ये बिल्कुल, और बहुत कोर बात कह रहे हैं कि जो जातीय हिंसा है, उस हिंसा का आप इलाज उससे जनता को नहीं बचाना है, लेकिन एक जो काल्पनिक शत्रु है अर्बन नक्सल, जो मूलतः स्टेट के खिलाफ जनता के पक्ष में कई बार आवाज उठाने वाला, हालांकि सिविल सोसाइटी के भी कई चेहरे हैं,
लेकिन ये प्रसंग है तो उसके खिलाफ, इसलिए मैंने देखिएगा आप विजय सिन्हा की गिरिराज सिंह, ये भी समझ में बात आएगी। हालांकि दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं, मतलब एक सिक्के के एक ही पहलू जैसे दो पहलू हैं, मिलता जुलता नेचर है, थोड़ा सा ये फर्क पड़ेगा। तो देवेंद्र फडणवीस हार्डलाइनर वहां जरूर है, लेकिन एक बात के लिए सावधान, और वो ये कि बिहार में अंबेडकरी फैब्रिक नहीं है। अब विजय सर आपसे एक सीधा सवाल, महाराष्ट्र के पास एक प्रिविलेज है कि वहां जो है एक मध्य वर्ग है, दलित मध्य वर्ग, जो बुद्धिज्म और अंबेडकरवाद से संपृक्त है, उसका ताकत है उसकी। तो वो एक रेजिस्टेंस पैदा कर पाता है क्या, कर पा रहा है क्या, और कब तक कर पाएगा विजय सर? हाँ, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले की जो मूवमेंट थी वो कांग्रेस में मराठा कम्युनिटी सत्ता आसीन होने के बाद थोड़ी सी वीक हो गई, मगर बाद में बाद अभी 25-30 साल पहले से जो मराठा विचारवंत थे, जैसे प्राध्यापक मामा देशमुख जिनके हाल ही में मृत्यु हुई है, उन्होंने बड़ी जागृति की, और संभाजी ब्रिगेड जैसी मूवमेंट है, इन्होंने बड़ी जागृति लाई है। तो वो उसकी वजह से मराठा अपने आप को राष्ट्रीय दृष्टया एक अलग थलग मान रहे हैं। और बीड़ के जो सरपंच थे उनकी हत्या की वजह से भी मराठा समाज आहत है। तो उसकी वजह से मराठा समाज अब बीजेपी के साथ कितना रहेगा इसके बारे में सोचना पड़ेगा, उनका समर्थन जरूर कम हो जाएगा। और ये जो असुरक्षितता की भावना आई है सभी समाजों में, वो गैर ब्राह्मण पार्टियों के नेताओं को एक करेगी शायद। वो स्पिरिट जो ज्योतिबा फुले ने किया था वो अभी भी कायम है, ऐसा मैं कहूंगा। लेकिन वहां एक संकट ये है कि इलेक्टोरली परफॉर्म नहीं कर पाते आप। सामाजिक तौर पे और सांस्कृतिक तौर पे तो ये जमात सक्रिय है और वहां एक खास किस्म का स्पिरिट डेवलप करता है, लेकिन इलेक्टोरली सफलता नहीं मिलती। इसीलिए कांसीराम जी जो है उस वक्त कह के निकलते हैं, जब जो आंदोलन है वहां का औरंगाबाद का, जो नामांतर आंदोलन है, इस पहले सत्ता पे काबिज हो, ऐसे आप 17 विश्वविद्यालय और बना देंगे विजय सर। नहीं, अभी जो आप कह रहे हैं कि जो जनसाधारण जनमत की जो बात है वो इलेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। मुझे ईवीएम पे शक है। ईवीएम की जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। जब तक बैलेट से इलेक्शन नहीं होंगे तब तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। बैलेट का वोट जो है वो नॉन वोलेटाइल, नॉन डिस्ट्रक्टिबल और रियल रिकॉर्ड ऑफ द वोट है। ईवीएम से वो होता है या नहीं इस बारे में मुझे शंका है। मुझे नहीं, कई लोगों को, लाखों लोगों को, मतदाताओं को शंका होगी। तो ये तो है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा ईवीएम वाली थ्योरी के बहुत आपके साथ नहीं हूँ, क्योंकि और जो टेस्ट चीजें हो रही हैं उसके लिहाज से लगता है कि उनका तंत्र और इस तंत्र में भी, इसके पहले भी जब ईवीएम थ्योरी नहीं था तब भी इलेक्टोरल सफलता कहाँ हासिल हुई है, क्या हुई थी? नहीं, तब महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है उस वक्त इंक्लूसिव थी, इसलिए कांग्रेस के साथ सफलता होती थी। बाद में बीजेपी शिवसेना इंक्लूसिव हुई, क्योंकि जो हिंदू दलित है वो सब बीजेपी और शिवसेना के साथ थे, तो अम्बेडकरी लोग जो है वो अलग थलग पड़ गए परिवर्तन के लिए। लेकिन वह सफलता ऐसी नहीं थी। मात्र 4 रिपब्लिकन नेताओं को आप एक बार चुन करके लाया गया, कांग्रेस और एनसीपी के मदद से, समर्थन से या साथ होने से। 4 अलग अलग जो रामदास आठवले, रासू गवई, आरएस गवई, प्रकाश अम्बेडकर और जोगेंद्र खवाड़े। जोगेंद्र इसके खवाड़े, अलावा हाँ। कौन सी इलेक्टोरल सफलता वहां हासिल हुई? नहीं, इसके बाद इलेक्टोरल सफलता नहीं हुई, क्योंकि फिर बाद में अलायंस नहीं हुआ इनके साथ। प्रकाश अम्बेडकर के साथ किसी ने अलायंस नहीं किया। देखिए, जब तक दलित, मुस्लिम और कांग्रेस का एक तबका, कांग्रेस से जुड़े हुए ओबीसी, वो साथ नहीं आते, आपको इलेक्टोरल सफलता नहीं आएगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अम्बेडकरी जो नेता है उनको किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया जाता। यही इस असफलता की बात है। तो अम्बेडकरी नेता जो है फिर वो अपना राजकीय अस्तित्व अपने न्यूसेंस पोटेंशियल से ही दिखाते हैं।
और उनको वो दिखाने की जरूरत भी है अपने राजकीय अस्तित्व के लिए। लेकिन चलिए, एक बड़ी बात है, राजकीय अस्तित्व ना होने के बावजूद एक जो सोशल फैब्रिक है वो अम्बेडकरी दबाव के कारण वहाँ की सरकारें भी एक हद की को पार नहीं कर रही हैं अभी तक, कम से कम, जबकि सीधे सीधे एक खास किस्म से हम कह सकते हैं कि पेशवाई सत्ता वहाँ आ चुकी है। लेकिन विजय सर, एक बात बताइए जो बिहार के लिए भी खतरा है, कि बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, बात सिर्फ आरएसएस की नहीं है, आरएसएस की कह भी सकते हैं, बीजेपी की नहीं है, ब्राह्मणवादी तंत्र जो है। अब यहाँ यदि यहाँ के मतदाता सचेत नहीं हुए, एक तो रास्ता है बीजेपी वाला जहां चेहरे हैं गिरिराज सिंह और विजय सिन्हा और दूसरे लोगों के चेहरे हैं, अश्विनी चौबे चले गए। एक दूसरा है यहाँ बिहार में, वो है कांग्रेस के जरिए भी अब ऐसा लग रहा है, या नॉन कांग्रेस भी, प्रशांत किशोर, कन्हैया कुमार आदि इत्यादि चेहरे सामने आ रहे हैं, और वो एक खास किस्म से धीरे धीरे इसी मेथोडोलॉजी से ब्राह्मण सत्ता। लेकिन यहाँ अम्बेडकरी दबाव नहीं है, यहाँ का जो दलित आंदोलन है वो आंदोलन है ही नहीं, वो अलग किस्म से सत्ता शेयरिंग का एक प्रसंग है। तो क्या आपको बिहार के लोगों को एक संदेश ये आप जाता है, जो मैं समझता हूं कि ऐसा देना चाहिए, कि बहुत ही सचेत फॉर्म में जो ये जो फेज है, जो मोहन भागवत की घोषणा है कि दुर्भाग्य बहुत दिनों तक नहीं होता है, उससे उसको डिफीट करने के लिए, और एक जो यहाँ एक सोसाइटी बनी है, बहुजन सोसाइटी बनी है, सत्ता पे जो एक कब्जा बना है, उसको बरकरार रखने के लिए बहुत सचेत वोटिंग करें, बहुत सचेत दबाव तंत्र के तौर पे काम करें। विजय सर, क्या आप ऐसा संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बिहार के करंट राजनीति के या इवन पिछले इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, मगर बिहार की तरफ मैं देखता हूं कि बिहार लोहिया जी की भूमि है, और सामाजिक न्याय के लिए जो लड़ाई लड़ी है वो बिहार और ईस्टर्न यूपी के लोगों ने ही लड़ी है, और उस एरिया में जो आम लोग हैं उनकी राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है, ऐसा मैं मानता हूं। जैसे जगदेव प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, इन लोगों ने जो किया, शरद यादव जी, रामविलास पासवान, इनकी, और लालू प्रसाद जी ने भी जो किया है, हाँ, लालू प्रसाद यादव ने जो सामाजिक न्याय के लिए काम किया है, उससे जो भूमि बनी है वो उसका असर अब तक होगा, और आम जनता जो है वो आजकल महंगाई से भी त्रस्त हो गई है, तो इसका वो चुनाव में मतदान करते वक्त याद रखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसका चुनाव पर जरूर परिणाम होगा। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, आप कुछ और कह रहे हैं? हाँ, तो बिहार की जनता का जो ये पॉलिटिकल विजडम है वो काम आएगा बिहार के लिए, ऐसी मेरी आशा है। जब हम बात कर रहे हैं तो ये ड्रिलिंग की आवाज होता है कई बार, आप जब काम करते हैं तो, और हम लोग भाई साउंड प्रूफ स्टूडियो में तो काम करते नहीं हैं, लेकिन बात को कहने की कोशिश करते हैं। शिकारी आएगा दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। शिकारी आएगा दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। ऐसे करते करते चिड़िया जाल में फंस गई, फंसती चली गई। ये कथा है, ये कहानी है हितोपदेश की। तो बचिए, ऐसा नहीं हो कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं, करते करते फंस जाए। मैं ये जो कहानी महाराष्ट्र की सुना रहा हूँ, बड़ा डीप मैकेनिज्म से बीजेपी ने, थोड़ा विजय सर और जो विजय जी और मैं जो हूँ, वो एक पेज पे नहीं है ईवीएम को लेकर के, लेकिन बहुत सारी बातों को लेकर एक पेज पर हैं, और वहां वो जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के जरिए पहले हावी होते हैं, फिर उसके ऊपर शीर्ष पर जो चातुर्वर्ण, बाबा साहब और गांधी का जो मतभेद था वो यही था कि चातुर्वर्ण में और फिर जाति के हायरार्की में ऊपर कोई ब्राह्मण होता है। तो वहां बैठ गए थे देवेंद्र फडणवीस, सावधान, बिहार में भी कहीं ऐसा ना हो जाए। वोटिंग करते वक्त सावधान रहिएगा, अभी वोटिंग का दौर अभी देर है, जब भी आएगा तब सावधानी बेहद जरूरी है। हटी तो दुर्घटना घटी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर, और जो सब साथी देख रहे हैं और आगे देखेंगे, आपका वीडियो को शेयर करिए, जितने लोग स्त्री काल को संभव हो जुड़िए, स्त्री काल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और बताइए। हम यहाँ कोशिश करते हैं कि एक बदलाव की बातचीत की जाए। हमारा मंत्र है कि हम पक्षपात नहीं करते, लेकिन हम निष्पक्षता का दावा भी नहीं करते। हमारा एक पक्ष भी है।